हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, जो ब्रिटिश रूल के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। यह एक्ट एक फाइनल स्टेप था ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रलाइजेशन की तरफ। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह एक्ट आखिर क्यों आया, इसके रीजंस क्या थे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाई वाज दिस एक्ट नीडेड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 के बैटल ऑफ पोलासी और 1764 के बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद इंडिया में अपनी पावर एस्टेब्लिश कर चुकी थी। और अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज्ड थी, यानी कि अलग अलग रीजन्स में अलग पॉलिसीज चल रही थी और इससे पूरे ब्रिटिश इंडिया में प्रॉब्लम्स हो रही थी। और इस समय इंग्लैंड में भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर करप्शन और ख़राब गवर्नेंस के आरोप लगा रहे थे। इसलिए भी पार्लियामेंट चाह रहा था कि कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करे, बिजनेस ना करे। इसके अलावा कंपनी के अंदर सिर्फ ब्रिटिश लोगों को जॉब्स मिल रही थी, इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। इस वजह से ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया गया इस एक्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इस वीडियो में हम इस एक्ट के हर एक प्रोविज़न को डिटेल में कवर करेंगे। तो थ्रू दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रीनेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वाज गिवन ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पहली बार एक सिंगल अथॉरिटी बनी जो पूरे ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस नए पोस्ट के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो इस एक्ट के आने से पहले ब्रिटिशर्स इंडिया के अलग अलग रीजन्स को डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन से गवर्न कर रहा था। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स अपने अपने एरियाज में अलग अलग लॉज बना रहे थे। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम इनएफिशिएंट था और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो पूरे इंडिया को एक ही लॉ से गवर्न करे। इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हुए उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट किया, जो अब से पूरे ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करेगा। अगर एक देश के हर स्टेट के अलग अलग लॉज हो और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ना करे तो गवर्नेंस मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिटिश इंडिया को एक सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत थी। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्ट का नेक्स्ट प्रोविज़न। तो इस एक्ट से गवर्नर जनरल्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गोट एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो इस एक्ट के आने से पहले बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के पास भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कानून बनाने की पावर, लेकिन इस एक्ट के बाद सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर्स रही। पहले हमारे देश के तीनों प्रेसिडेंसीज यानी कि बॉम्बे, बंगाल और मद्रास के गवर्नर्स को लॉ बनाने का अधिकार था। इस वजह से एक रीजन के लॉज और दूसरे रीजन के लॉज अलग अलग होते थे, जो गवर्नेंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ब्रिटिशर्स को एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम चाहिए था जो पूरे इंडिया पर इक्वली लागू हो सके। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए उन्होंने सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास लेजिस्लेटिव पावर्स दी। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक स्कूल में हर क्लास का टीचर अपने अलग रूल्स बना दे बिना प्रिंसिपल के अप्रूवल के, तो स्कूल का डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा। इसी वजह से एक सेंट्रल अथॉरिटी का होना जरूरी होता है जो सबके लिए एक जैसा रूल बनाए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ओल्ड लॉज आर टर्म्ड एज रेगुलेशन वाइल न्यू लॉज बिकेम एक्ट्स। यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले बॉम्बे और मद्रास अपने अलग अलग लॉज बनाते थे जिसे रेगुलेशंस कहा जाता था। लेकिन इस एक्ट के बाद सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लॉ मेकिंग पावर मिली और नए लॉज को एक्ट्स कहा जाने लगा। अब बात करते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविजन के बारे में। तो दिस एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एंड इट स्टेटेड दैट इंडियन शुड नॉट बी बेयर्ड फ्रॉम एनी पोस्ट, but the provision was rejected by the court of directors।
तो इस एक्ट ने एक ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया था सिविल सर्विसेज के लिए, जिसमें इंडियंस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, लेकिन यह प्रोविज़न कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया और इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। पहले कंपनी के सभी ऑफिसर्स ब्रिटिश होते थे और इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। बहुत से एडुकेटेड इंडियंस चाहते थे कि उनको भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने का चांस मिले। उस समय राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड कर रहे थे। इस एक्ट ने ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल दिया, जिसमें इंडियंस भी सिविल सर्विसेज का हिस्सा बन सके, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस उनकी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बने। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं इस एक्ट का नेक्स्ट प्रोविज़न। तो इस एक्ट में बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी नो लॉन्गर ए कॉमर्शियल बॉडी एंड बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इसका मतलब इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस पूरा ख़त्म कर दिया। अब ये बॉडी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में इंडिया को गवर्न कर रही थी। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पे करप्शन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज का इल्ज़ाम लग रहा था। इसका सॉल्यूशन निकालते हुए उन्होंने कंपनी का कॉमर्शियल रोल ख़त्म कर दिया और उसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है टेरिटोरीज हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। इसका मतलब है कि अब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहा। ये ऑफिशियली ब्रिटिश किंग के अंडर आ गया और उनके वंशज इसका मालिक रहेंगे। यहाँ पे हिज मैजेस्टी का मतलब होता है ब्रिटिश किंग और हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स का मतलब उनके वंशज। तो आज के इस वीडियो में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के हर एक प्रोविज़न को कवर किया। तो चलिए अब इस एक्ट के हर एक प्रोविज़न को ट्रिक के जरिए याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप जो बच्चा देख रहे हैं इसका नाम है गोविंद और इसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। तो गोविंद लव्स ईटिंग चॉकलेट। और यहाँ पे आप इस सेंटेंस का हर एक वर्ड का पहला लेटर ले लीजिए जो है GLEC, यानी गोविंद लव्स ईटिंग चॉकलेट। यहाँ पे G का मतलब है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। L का मतलब होता है लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रलाइज्ड। E से हम याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस खत्म। और C से याद रखेंगे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म का प्रपोजल। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको इस एक्ट के हर एक प्रोविज़न को याद करने में मदद करेगा। तो अभी तक हमने जो प्रोविजंस देखा, तो क्या ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए ये रिफॉर्म्स किए थे? तो जवाब है नहीं। इनका मेन मोटिव इंडिया को बेटर गवर्नेंस देना नहीं, बल्कि अपनी रूल को और स्ट्रॉन्ग करना था। सेंट्रलाइजेशन से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ गया। कंपनी का बिजनेस बंद करने से ब्रिटिश ट्रेडर्स को इंडिया का मार्केट मिल गया। और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स सिर्फ दिखावा था जिसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।